हाय गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, है ना। और पढ़ाई भी आप सबकी अच्छी चल रही होगी, राइट। चलिए आ जाइए सभी लोग। गुड मॉर्निंग पूजा, गुड मॉर्निंग साक्षी, गुड मॉर्निंग सोनिया, गुड मॉर्निंग साबा हुसैन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग करिश्मा, राधे राधे गुड्डू। आ जाइए जल्दी से सभी लोग। वेलकम टू सेशन, वेलकम टू फिलर फॉर्म। मैं अतुल कुमार आप सबका आज के सेशन में स्वागत करता हूँ। आज हम लोगों को पढ़ना है आइडेंटिटी ऑफ पॉलिटिक्स या पॉलिटिक्स ऑफ आइडेंटिटी, पहचान की राजनीति के बारे में आज हम लोग देखेंगे। ओके, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ कई थिंकर की पुस्तक एवं उनके द्वारा कही गई बात भी याद रखना है। गुड मॉर्निंग जोया। चलिए जल्दी से आ जाइए सभी लोग। इसके बाद हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो पहचान की राजनीति से आप लोग क्या समझते हैं, चलिए बताइए। सभी लोग आंसर कीजिए, पहचान की राजनीति से आप लोग क्या समझते हैं। गुड्डू, पंकज, जोया, साक्षी, पूजा, कोमल, बताइए सभी लोग। सोनिया, चिंकी, मुनिया, बताइए पहचान की राजनीति से आप लोग क्या समझते हैं। नहीं है पता, कोई बात नहीं। चलिए तो आज हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे पहचान की राजनीति। आज आप लोग बीजेपी को कैसे जानते हैं। बीजेपी को कैसे जानते हैं, मोदी के नाम से जानते हैं। बीएसपी को कैसे जानते हैं, मायावती के नाम से जानते हैं। एक उनकी पहचान ही अलग थी। एनडीए अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से जानते हैं आप आराम से, है ना। ऐसे ही यस, आइडियोलॉजी, है ना, संस्कृति, जाति, भाषा, ये सारी पहचान है राजनीति की। और आज जातिगत भी चुनाव होते हैं, यही तो पहचान है ना। तो कुछ थिंकर हैं इंडियन पॉलिटिकल प्रोसेस में, जिसमें हम लोग देखेंगे योगेंद्र यादव। ये फाउंडर ऑफ स्वराज अभियान एंड स्टार्ट जय किसान आंदोलन भी चलाया है और फाउंडर रहे हैं स्वराज अभियान के। इनकी कुछ पुस्तक है। 2008 में स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी इन साउथ एशिया, ये पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लीजिएगा। ओके, यूनिट 8 से। गुड मॉर्निंग कोमल। अधिकतर यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं पुस्तक और थिंकर। तो योगेंद्र यादव की पुस्तक है 2008 में स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी इन साउथ एशिया, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इन इंडियन स्टेट 2009, 2010 में डेमोक्रेसी इन मल्टीनेशनल सोसाइटीज। ये आपको याद रखनी है। ओके, यहाँ तक याद रखिएगा। फिर आते हैं रोडाल्फ लियोड रोडाल्फ एंड सुसान रोडाल्फ। इन्होंने अपनी पुस्तक द मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन इंडिया 1967 में आधुनिकीकरण सिद्धांत की मान्यता की एक व्यवहारिक आलोचना की। और उसमें ये कहते हैं कि जाति और लोकतंत्र कैसे परस्पर क्रिया करते हैं। शिक्षा और पाठ्यक्रम की राजनीति हरित क्रांति के बाद पैदा हुई। शिक्षा और पाठ्यक्रम अर्थात जातिगत शिक्षित लोग अलग हैं, जाति संबंधित अलग हैं। एक लोकतंत्र एक नई ढाल में ढला है हरित क्रांति के बाद। एक नया आर्थिक एवं राजनीतिक रूप में प्रभावशाली वर्ग
बैल पूंजीवादियों का उदय हुआ हरित क्रांति में। जब किसान बड़े बड़े किसान हो गए, उनका भी उदय हुआ, तब वो राजनीति को अपने अनुसार ढालने लगे, अपनी सुविधाओं के अनुसार ढालने लगे। आज राजनीति पर किसानों का भी प्रभाव पड़ता है, मजदूर संगठनों का भी पड़ता है, ट्रेड यूनियन का भी पड़ता है, शिक्षक संगठन का भी पड़ता है, छात्रों का भी पड़ता है प्रभाव। तो आज राजनीति पर हर एक वर्ग का अलग अलग प्रभाव भी है, हर एक जाति का अलग अलग प्रभाव भी है। उन्होंने जाति आधारित राजनीति लामबंदी जैसे वे ग्रामीण भारत में सर्वव्यापी मानते हैं। जाति आधारित इनको 3 भागों में विभाजित किया, एक ऊर्ध्वाधर, एक क्षैतिज और एक विभेदक। इन 3 भागों में ये जाति आधारित राजनीति को विभाजित करते हैं। तो यहाँ से पूछ लिया जाता है कि रोडॉल्फ एंड रोडॉल्फ, या लियोड रोडॉल्फ, सुसान रोडॉल्फ, इन्होंने जाति को जाति आधारित राजनीति को 3 भागों में विभाजित किया है। तो कौन कौन से हैं? तो ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज एंड विभेदक। ओके, 1984 में इनकी कुछ पुस्तक रही है, इनको हम लोग इंग्लिश में याद करेंगे। ओके, तो आगे इंग्लिश में इनकी पुस्तक ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, पुस्तक का नाम, बुक का नाम इंग्लिश में ही याद करें। 1984 में मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन, पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन इंडिया। 1987 इन परस्यूट ऑफ लक्ष्मी, द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ इंडियन स्टेट। ये पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है। पोस्ट मॉडर्न गांधी एंड अदर एसेज, एजुकेशन एंड पॉलिटिक्स ऑफ इंडियन स्टेट, ये सारी पुस्तक आपको याद रखना है। जय श्री कृष्णा करिश्मा। अब आते हैं मॉरिस जॉनसन, ब्रिटिश पॉलिटिकल साइंटिस्ट, इंटरएक्शन ऑफ गवर्नमेंट एंड मूवमेंट विद इन मेडिटेटिंग ऑफ फ्रेमवर्क। इनकी पुस्तक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, द गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट इन इंडिया, है ना। इन्होंने मध्यस्थता ढांचे के भीतर सरकार और आंदोलन की अंतःक्रिया के रूप में देखा जाता है। जैसा कि उन्होंने समझा कि सरकार का अर्थ है प्रशासन की संपूर्ण कार्मिक एवं मशीनरी से है। सरकार होती है वो प्रशासन चलाती है और कार्मिक एक किसी भी डिपार्टमेंट का मशीनरी तय करती है। जो प्रशासन भी होता है वो भी सरकार के अनुसार चलता है। तो आंदोलन का अर्थ, आंदोलन का मतलब है, इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के भीतर और बाहर काम करने वाली राजनीतिक ताकतों के साथ साथ जाति, सामाजिक और आर्थिक विभाजन से उत्पन्न होने वाली ताकतें जो अनौपचारिक राजनीतिक दबाव समूहों में काम करती हैं। तो इन्होंने ये भी वही कहते हैं पहचान आधारित जाति में कि जैसे आंदोलन है, अगर कोई भी आंदोलन होता है तो सरकार के साथ साथ प्रशासन जो होता है उस पर भी प्रभाव पड़ता है। और जो प्रशासन होता है वो सरकार के अंडर काम करता है। सरकार के अंडर काम कर क्या होता है, कोई भी आंदोलन जब होता है वो सरकार के ऊपर दबाव डालता है और सरकार प्रशासन से कुछ करने या ना करने के लिए कहती है। और ये दबाव जो होते हैं इन जाति आधारित आंदोलनों के, दबाव समूहों के, ये दबाव कैसे होते हैं? अनौपचारिक होते हैं, इनफॉर्मल होते हैं ना, कोई फॉर्मल तो होते नहीं। ओके, याद रखिएगा। मध्यस्थता ढांचा, संविधान, संसदीय प्रणाली, न्यायपालिका द्वारा सरकार और आंदोलन दोनों पर लगाए गए संस्थागत प्रतिबंधों को दर्शाता है। जब कुछ होता है तो कोई आंदोलन होते हैं तब सरकार और आंदोलन के बीच मध्यस्थता आती है। जैसे कि किसान आंदोलन में हुआ था, किसान जाति है ना, उसने जब अपना दबाव डाला तो प्रधानमंत्री अर्थात संसद, पार्लियामेंट को भी पीछे हटना पड़ा था कि भाई सरकार को पीछे हटना पड़ा पूरा। ओके, तो इनकी पुस्तक याद रखना है, भारत की सरकार एवं राजनीति, इंग्लिश में याद रखिएगा, पार्लियामेंट इन इंडिया। ओके,
अब अगले आते हैं वी पारिक। 1974 में कलर, कल्चर एंड कॉन्शियसनेस। 1982 मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ आइडियोलॉजी, Gandhi's political philosophy, colonialism and tradition and reform. Gandhi, a very short introduction, rethinking multiculturalism, culture, diversity and political theory, a new politics of identity. ये सारी पुस्तक आपको याद रखनी है डेट वाइज। ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? यहाँ तक क्लियर सभी को? यहाँ तक क्लियर है भाई? ओके, वेरी गुड। ऐसे ही आते हैं पार्थ चटर्जी। इनकी भी पुस्तक आपको याद रखना है, नेशनलिस्ट थ्योरी, थॉट एंड colonial world, the nation and its fragment, a possible India, the politics of govern, popular politics and most of world, imperial and nation, lineage of political society studies and post-colonial democracy, the black hole of imperial। तो ये सारी चीजें, एम्पायर, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ओके, ग्रैडमेल ऑस्टिन की पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉर्नर स्टोन ऑफ इंडिया, वर्किंग अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, द इंडियन एक्सपीरियंस। ओके, ये याद है। अमेरिकन हिस्टोरियन है, रिन्यूड स्कॉलर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के बारे में बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने। ओके, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑफ सोशल डॉक्यूमेंट। तो माइनर विनर आते हैं अगले। इन्होंने बहुत अच्छा अध्ययन किया भारत में राज्य की राजनीति का अध्ययन शुरू करने वाली पहले व्यक्ति थे। अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिक और भारत के प्रसिद्ध विद्वान रहे हैं। एक सबक जो कमी की राजनीति से प्राप्त किया जा सकता है वह यह होगा कि लंबे समय में यह सच है कि जब तक आर्थिक स्थिरता नहीं है, बताते हैं जब तक आर्थिक स्थिरता नहीं है तब तक कोई राजनीति स्थिर नहीं है। लेकिन जहां तक अविकसित देशों का सवाल है, जब तक वहां वर्तमान में राजनीतिक स्थिरता या प्रभावी ढंग से काम करने योग्य है राजनीतिक व्यवस्था नहीं होती, उनके आर्थिक विकास की उम्मीद करना बहुत मुश्किल है। अब कहने का इनका तात्पर्य ये है और ये समझाने की कोशिश करते हैं, कोई भी देश है जहां आर्थिक स्थिरता नहीं है वहां राजनीति स्थिर नहीं है, और अधिकतर देशों में आर्थिक स्थिरता नहीं है कहीं, तो व्यवस्थाएं जो राजनीतिक होंगी, राजनीतिक व्यवस्था होगी वो सही नहीं होगी, राइट। अब जब देश के पास पैसा नहीं रहता है गवर्नमेंट के पास, तो राजनीतिक व्यवस्थाएं, सुख सुविधाएं कम हो जाती हैं, कल्याणकारी कार्य भी कम हो जाते हैं, राइट। जब कल्याणकारी कार्य कम हो जाते हैं सरकार डगमगाने लगती है ना। जब सरकार डगमगाने लगती है तो क्या होता है, राजनीतिक स्थिरता नहीं होती है, और जो सरकार डिपेंड है किस पे है, आर्थिक स्थिति पर। तो इन्होंने भारत की राज्य की राजनीति की अध्ययन इतने बढ़िया तरीके से किया और समझाया है, भारत में जो भी राज्य हैं वो केंद्र पर कैसे निर्भर है ना। तो ये चीजें आपको कहते हैं, जैसे ही राजनीति का आपको विकास करना है, आर्थिक विकास होगा तभी राजनीतिक विकास होगा। ओके, तो इनकी पुस्तक है बहुत इंपॉर्टेंट, भारत में राजनीतिक दल, अभाव की राजनीति, भारत में राज्य राजनीति, मृदा पुत्र, इंडियन पैराडॉक्स, द चाइल्ड एंड द स्टेट इन इंडिया, वार्न ऑन फ्री चाइल्ड लेबर एजुकेशन, आशा वाजपेयी एंड माइनर विनर। तो अब इनका देखिएगा, इन्होंने भारत में, ये पुस्तक सारी इंग्लिश में आगे नोट है तो वो इंग्लिश में ही याद करें, यहाँ हम बता देते हैं आपको।
भारत में राजनीतिक दल, अब हर एक दल अगर देखा जाए, हर एक दल हर एक जाति से संबंधित है, हर एक संस्कृति से अलग-अलग संबंधित है, हर एक विचारधारा अलग-अलग है उनकी, है ना? और बहुत छोटे-छोटे दल हैं, राज्य स्तर पर अलग है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। क्या? कि भारत में जो राजनीतिक दल हैं सब अलग-अलग हैं, जाति स्तर, भाषा के आधार पर हैं, जाति के आधार पर हैं, है ना? वो प्रभाव डालते हैं, जो केंद्र स्तर पर राजनीति होती है उसमें प्रभाव डालते हैं। अभाव की राजनीति, कोई भाव नहीं है, सिर्फ उन्हें राजनीति से मतलब ही नहीं है लोगों को, बस वोट डालना है, डाल देना है, खत्म। भाई इस आधार पर डालते हैं कई लोग तो वोट, कि भाई जो जीत रहा है उसे बता दो भाई उसी में हम डाल देंगे वोट, हमें कोई मतलब नहीं। भारत में राज्य राजनीति, भारत की राज्य स्तर की जो राजनीति होती है, भाई वो राज्य के स्तर पर, राज्य में सुख सुविधाएं राज्य में भी जाती होती हैं, तो उनके भी स्तर पर भारत में पॉलिटिकल पार्टियां बनती हैं और राज्यों से ही तय हो जाता है कि केंद्र में कौन बनेगा। ऐसे ही मृदा पुत्र आता है। अच्छा, मृदा पुत्र का मतलब क्या है, कोई जानता है? बताइए मृदा पुत्र क्या होता है? नहीं नहीं, किसान नहीं होता है। मृदा पुत्र वो होता है जिसका, जैसे मान लीजिएगा आपकी जो मातृभूमि है, जहाँ आपका जन्मभूमि है, उसे हम मृदा पुत्र कहते हैं। जैसे आप कहेंगे सर मैं दिल्ली में मेरा जन्म हुआ है, ठीक है, मैं निवासी दिल्ली का हूँ या हूँ, तो आप एक मृदा पुत्र कहाँ के हुए, दिल्ली के हुए। जैसे मैं निवासी लखनऊ का हूँ, तो मेरा जन्म अगर लखनऊ में हुआ हो तभी मैं मृदा पुत्र हूँ। अब मृदा पुत्र में क्या होता है, जैसे कि केरल में या तमिल में, तमिल वाले बार बार कहते हैं तमिल तमिलियों के लिए, मद्रास मराठियों के लिए, महाराष्ट्र मराठियों के लिए, है ना, गुजरात गुजरातियों के लिए, मारवाड़ी के लिए। तो ऐसी ही राजनीति होती है। अभी जैसे कुछ हुआ था अभी एक जगह साउथ में, केरल साइड में, कि तमिल में मान लीजिएगा कि तमिल तमिल वालों के लिए, तमिलियों के लिए, राइट। तो वहां की जो राजनीति चलती है वो कैसे चलती है, वहां के लोगों को, वहां के लोग कहते हैं ये हमारे लिए है, कोई अन्य लोग नहीं आ सकते यहाँ, हिंदी बोलने वाले या अदर प्रदेश के लोग नहीं आ सकते। और वहां से राजनीति स्टार्ट होती है और वहां की जो पॉलिटिकल पार्टियां उठती हैं वो भी यही कहती हैं कि यहाँ कोई नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, कारण भी कहते हैं बाहर के लोग आते हैं और यहाँ अपना जो भी है बिजनेस करते हैं, तो हमारे हक छीन रहे हैं, हमारी नौकरियां कर लेते हैं तो हमारे हक छीन रहे हैं। जैसे बिहार में, बिहार बिहारियों के लिए, है ना, बिहार वाले कहते हैं कि लोग आते हैं इसलिए हमें बाहर जाना पड़ता है काम करने। भाई आपसे इंटेलिजेंट लोग आएंगे, वो काम करेंगे तो क्या हो, आपको नहीं मिलेगी जॉब, है ना, ये होता है। यस, सन ऑफ सोइल। तो ये चीज याद रखिएगा और बाकी ये पुस्तक याद रखिएगा। पुस्तक इंग्लिश में देख लीजिएगा, पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया, पॉलिटिक्स ऑफ सेक्रेसिटी, स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया, सन ऑफ सॉइल, द इंडियन पैराडॉक्स, द चाइल्ड एंड द स्टेट इन इंडिया, बॉर्न अनफ्री, चाइल्ड लेबर एजुकेशन बाई आशा वाजपेयी, है ना, ये चीजें आपको याद रखनी। ओके, अब अगले आते हैं पॉल व्रास। पॉल व्रास कहते हैं पूर्ण दंगा मशीनरी मौजूद है और भारत में पर्यावरण कभी भी सांप्रदायिक हिंसा से मुक्त नहीं है। पॉल ब्रास ने भारत की राजनीति की पहचान की है और उन्होंने कहा कि भारत में कोई भी मांग हो,
तो वो सांप्रदायिक दंगे से मुक्त नहीं है। यहाँ का जो पर्यावरण है, एनवायरनमेंट है, वो सांप्रदायिक दंगे से मुक्त नहीं है। मतलब धार्मिक दंगा किसी न किसी प्रकार होगा, चाहे किसी धर्म। जो मणिपुर हिंसा थी, उसमें क्या हुआ था? ईसाई और हिंदू अल्पसंख्यक वाला मामला था। अगर आप लोगों ने देखा हो, पढ़ा हो उसके बारे में, है ना? तो राजनीति में अगर देखा जाए तो सांप्रदायिक दंगे कहीं ना कहीं होते हैं। अगर पता क्या होता है कि सरकार दंगे खुद करवाती भी है कभी कभी। क्यों करवाती है? क्योंकि भाई लोगों का ध्यान, मतलब जब कुछ होगा नहीं, अगर आपने कोई भी चीजें देख रहे हो, मैं रेगुलर न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हो, एक दंगा खत्म होता है तो दूसरा जन्म लेने में कभी भी पीछे नहीं हटता, दूसरा तुरंत जन्म लेता है। ऐसा क्यों है? आपने कभी सोचा? बताइए। अगर हर व्यक्ति अपना काम करेगा और फिर दंगे, जो फालतू व्यक्ति मतलब फ्री हैं, ठीक है, जिनका जीवन हो गया, जो लोग अखबार पढ़ रहे हैं, उनको अगर कोई एक तीखा मिर्चा नहीं मिलेगा तब तक वो काम नहीं करें। इसलिए उनके लिए एक नई खबर लानी पड़ती है, और नई खबर के चक्कर में दंगे होते रहते। मणिपुर हुआ, कई सारे हुए। तो ये चीजें एक राजनीति को पता चलती है कि देश में राजनीति जिंदा है। और ये सारी चीजें समाप्त हो गई तो लगेगा कि देश में राजनीति है ही नहीं, सब आराम से चल रहा है। फिर हम लोगों को ये लगने लगेगा कि राजनीति की आवश्यकता है ही नहीं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की आवश्यकता है ही नहीं हमको, पूरा देश समाजवादी होना चाहिए, मार्क्स जैसा हमको लगने लगेगा, है ना, कि हमें किसी प्रकार के राज्य की आवश्यकता नहीं। ओके। पॉल ब्रासी ने अपनी पुस्तक लैंग्वेज, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स इन नॉर्थ इंडिया में उन तरीकों से संबंधित है जिनमें समूह की पहचान की दो शक्तिशाली प्रतीक हैं, यानी भाषा और धर्म। जो भी समूह बनते हैं, जो भी ग्रुप बनते हैं, वो किसके आधार पर बनते हैं? एक भाषा के आधार पर और धर्म के आधार पर। आज की ये राजनीति है। आज कोई भी समूह पर्यावरण पर बहुत कम बनता है। एनजीओ मांग उठाता है पर्यावरण के बारे में। कोई ऐसा समूह तो नहीं बना, कोई ऐसी तो पॉलिटिकल पार्टी तो बनी नहीं जो पर्यावरण के बारे में मांग उठाए या पर्यावरण से संबंधित राजनीति करे। अधिकतर पॉलिटिकल पार्टी जाति एवं धर्म से संबंधित है। राजनीतिक अभिजात वर्ग द्वारा सांप्रदायिक एवं राष्ट्रीय आंदोलनों को बढ़ावा देने के लिए हेरफेर किया गया है, और भारत की राजनीतिक एकता के लिए ऐसे आंदोलनों के परिणामों के साथ है। तो भारत में जो सांप्रदायिक दंगे चलते हैं या आंदोलन होते हैं, वो कहीं ना कहीं चलाए जाते हैं, ऑटोमेटिक उपजते नहीं है, चलाए जाते हैं। जैसा कि अभी हमने बताया आपको, है ना। तो इनकी पुस्तक ये हिंदी में है, आपको इंग्लिश में याद करनी है। ओके, ये है इंग्लिश। ये पुस्तक बहुत इम्पोर्टेंट है, लैंग्वेज, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स इन नॉर्थ इंडिया और कास्ट, फ्रैक्शन एंड पार्टी इन इंडियन पॉलिटिक्स, बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, अगले आते हैं अतुल कोहली, बहुत इम्पोर्टेंट है ये भी। इनकी पुस्तक है पावर्टी एंड प्लेनिटी इन इंडिया में कोहली 3 प्रकार के उपराष्ट्रीय राज्यों के बीच अंतर करते हैं और 9 प्रतिशतात्मक, विकासात्मक और सामाजिक लोकतांत्रिक डेमोक्रेसी एंड डिसकंटेंट पुस्तक में अतुल कोहली 1960 के दशक के अंत में 1980 के दशक के अंत तक भारत में राजनीतिक परिवर्तन का विश्लेषण करते हैं। तो जो विश्लेषण करते हैं और वो अपनी इन पुस्तकों में देते हैं। तो इनकी पुस्तक बहुत इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिएगा। 9 प्रतिशतात्मक अर्थात जो पैट्रियार्की थी उसके बाद एक न्यू पैट्रियार्किज्म आया, उसके बारे में बात करते हैं। विकासात्मक, डेवलपमेंट, समाजवादी, सामाजिक, लोकतांत्रिक, इसके बारे में बात करते हैं। ओके, तो इनकी पुस्तक इंग्लिश में याद रखना है, डेमोक्रेसी एंड डिसकंटेंट, सक्सेस
of Indian democracy, state market and just growth, state directed development, democracy and development in India, poverty amid planety in India, India's democracy and analysis of changes, state societies relations, ये सब आपको याद रखना है। ओके, अब यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ओके, वेरी गुड। अब आते हैं राजीव भार्गव। ये भी इंडियन पॉलिटिकल थ्योरिस्ट हैं, सिद्धांतकारी हैं। इनकी भी पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे द प्रॉमिस ऑफ इंडियन सेक्युलर डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म एंड इट्स क्राइसिस, पॉलिटिक्स एंड एथिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सेक्युलर स्टेट एंड रिलीजियस डाइवर्सिटी, मल्टीकल्चरलिज्म, लिबरलिज्म एंड डेमोक्रेसी। ये सारी पुस्तक आपको याद रखें। ओके, ऐसे ही प्रताप भानु मेहता है, इनकी पुस्तक वार्डन ऑफ डेमोक्रेसी, पब्लिक इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, नॉन अलाइनमेंट 2.0, शेपिंग द इमर्जिंग वर्ल्ड, इंडिया एंड द मल्टीलैटरल ऑर्डर, रीथिंकिंग पब्लिक इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, नेविगेटिंग ऑफ द लाइब्रेरियत पर्सपेक्टिव्स ऑफ इंडियन हायर एजुकेशन। ये सारी चीजें आप याद रखिए। अगले आते हैं रजनी कोठारी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रजनी कोठारी राजनीति का वह नहीं जिस पर जाति हावी हो, बल्कि यह जाति है जिसका राजनीतिकरण हो जाता है। रजनी कोठारी का एक बहुत प्रसिद्ध कोट है ये, कि वो कहते हैं राजनीति वह नहीं जिस पर जाति हावी हो जाती है, बल्कि जाति जाति ही है जिसका राजनीतिकरण हो जाता है। कभी भी राजनीति में जाति नहीं हुई है अभी, बल्कि जाति राजनीतिकरण हो जाता है जाति का। जैसे मान लीजिएगा कोई जाति है, उसे लगता है, मतलब ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल, कोई भी जाति है या कोई भी धर्म है, तो जाति को ये लगता है कि भाई कुछ, मान लीजिएगा जनरल कास्ट के सभी लोगों को ये लगता है कि अब हमारी कोई सुन नहीं रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे कि भाई हम लोग एक हो जाएंगे, जनरल या ओबीसी या एसटी वाले। तो जैसे मान लीजिएगा बीएसपी जब बनी थी और अभी चंद्रशेखर आज़ाद की जो वो है पॉलिटिकल पार्टी, हो सकता है आगे राजनीति तो वो करेंगे ही, वो पिछड़े वर्गों के लिए, सॉरी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के लिए वो काम करते हैं, ठीक है, और वो आगे जाके पार्टी भी बनाएंगे, ठीक। तो वो एक जाति आधारित पार्टी है और उन लोगों को ये लगता है कि भाई हमारा शोषण हुआ है और हम लोग बिना जाति में, बिना राजनीति में आए अपना काम नहीं कर सकते या अपनी सुख सुविधाएं नहीं बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये लोग क्या होते हैं कि भाई जाति का राजनीतिकरण कर लेंगे, ना कि राजनीति का जातिकरण होता है। ओके, जाति का राजनीतिकरण हो जाता है और फिर ये लोग चुनाव लड़ते हैं और फिर जीतते भी हैं, जैसे मायावती भी मुख्यमंत्री रही हैं यूपी के। ओके, तो ये कहते हैं जाति का राजनीतिकरण होता है। उनके अनुसार जाति और भारतीय राजनीति एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। अंतःक्रिया की इस प्रक्रिया में जाति कई पारंपरिक विशेषताओं को त्याग देती है और आधुनिक विशेषताओं को अपना लेती है। ओके, वह इस प्रक्रिया को जाति का राजनीतिकरण कहते हैं। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि जाति का राजनीतिकरण कौन कहता है, तो याद रखिएगा रजनी कोठारी। 1970 में भारत में राजनीति, भारतीय राजनीति में जाति, भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता, लोकतंत्र एवं पुनर्विचार, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ओके, पॉलिटिक्स इन इंडिया, कास्टेज इन इंडियन पॉलिटिक्स, कम्युनिज्म इन इंडियन पॉलिटिक्स, रीथिंकिंग डेमोक्रेसी, ये सारी चीजें आप याद रखिए। ऐसे ही आशीष नंदी, इनकी पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है,
इस यूनिट में अधिकतर आपको पुस्तक याद करनी है और जो इम्पोर्टेंट है वो हम आपको बता ही रहे हैं। ठीक है, तो अब पुस्तक ज़्यादा हो गई होंगी आज के टॉपिक में, है ना। 1983 इंटीमेट enemy lose of recovery of self under colonialism, the legitimacy of nationalism, Rabindranath Tagore, and politics of self, the multiverse of democracy as a honor, the political culture of Indian state, Hinduism and Hinduism, ये सारी चीजें आपको याद रखना है। ओके, ऐसे ही आते हैं अचिन बड़े। यह लेखक एवं सामाजिक कार्यकर्ता, दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर भी रहे हैं। तो इन्होंने भी परमाणु निःशस्त्रीकरण, भारतीय सुरक्षा एवं विदेश नीति में भारतीय सांप्रदायिकता है, इसके बारे में बात करते हैं। वह सोसाइटी फॉर मार्क्सिस्ट स्टडीज के संस्थापक भी हैं। वह परमाणु निःशस्त्रीकरण के लिए आजीवन कार्यरत भी रहे हैं कि परमाणु नहीं होना चाहिए, परमाणु जो यंत्र है उनके सबको नष्ट कर देना चाहिए और सारे देशों को। तो उनके कार्य में शामिल है भारतीय सांप्रदायिकता का प्रकोप, धर्म आधुनिकता एवं धर्मनिरपेक्षता, हिंदू अधिनायकवाद का उदय, दर्दनाक संक्रमण, भारत में बुजुर्गा लोकतंत्र, है ना, पूंजीपतियों का लोकतंत्र है आज भारत में, ये इंग्लिश में है इनकी। आज आपको लगता है कि डेमोक्रेसी गरीब लोगों या जनता के हाथ में है? किस किस को लगता है, चलिए बताइए। किस किस को लगता है कि राजनीति जनता के हाथ में है? हाँ, 5 साल में ओनली एक ही बार आती है पावर, बस। उसके बाद अगले ही दिन पावर खत्म हो जाती है, हो जाती है। जैसे ही चुनाव होने की घोषणा होती है और जब से आचार संहिता लगती है, मतलब जैसे ही चुनाव जो प्रतिनिधि होते हैं, जो खड़े होते हैं, ठीक है, तो उनको जैसे ही चुनाव चिन्ह अलॉट होता है और वो अपना प्रचार करते हैं, तब तक, जब तक प्रचार करेंगे तब तक जनता के पास पावर है, जब तक वो वोट मांगेंगे। और जिस दिन वोटिंग होगी, वोटिंग होने के बाद शाम के ही पावर आपसे छिन जाती है, छिन जाती है। वोटिंग टाइम समाप्त और आपकी पावर भी समाप्त हो जाती है, राइट। और मैंने आपको बताया था अन्ना हजारे, जब पावर होती है तो पूरी जनता के हाथ में होती है। जब एक साथ आती है ना जनता समूह में, तो फिर पावर ऑटोमेटिक स्वयं जनरेट हो जाती है, राइट। चलिए, अब सुदीप कविराज, यह बौद्धिक इतिहास और भारतीय राजनीति के विशेषज्ञ हैं, अक्सर उत्तर औपनिवेशिक और सवर्तन अध्ययन से जुड़े रहते हैं। अच्छा, उत्तर औपनिवेशिक क्या है, कोई बताएगा? चलिए बताइए, थोड़ा आज पूछ लिया जाए। यस यस, करिश्मा, वेरी गुड। हम आपके, आप हमारे हैं और वोटिंग के बाद आप कौन है? पोस्ट कॉलोनियलिज्म क्या है, उत्तर औपनिवेशवाद क्या है? यस, उपनिवेश के बाद का जो टाइम है उसे उत्तर उपनिवेश कहते हैं और उसी का हम लोग अध्ययन करते हैं। ओके। तो ये हिंदी में है इनकी पुस्तक, लेकिन आपको याद करना है इंग्लिश में। ओके, द
enhancement of democracy and India, politics and ideas, the imaginary